एट्रोसिटी का मतलब अत्याचार। अत्याचार का मतलब जाति के आधार पर भेदभाव करना, जाति के आधार पर फिजिकल वायलेंस करना, हिंसा करना। जैसे ऑरल वायलेंस करना। ऑरल वायलेंस का मतलब आप गांव में रहते हो, आप अपनी गली में से गुजर रहे हो, कोई आपको आपके नाम से ना पुकार के, आपकी जाति के नाम से भी ना पुकार के, आप जाति के आधार पर बनी गाली के नाम से पुकारता है। तो इतने कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के बाद 74 साल बाद भी, SC/ST एक्ट लागू होने के 35 साल बाद भी अगर ये चीजें हो रही हैं तो बहुत चिंता का विषय है, सोचने की बात है। और ये उन लोगों का कसूर नहीं है जो आपके ऊपर अत्याचार करते हैं और जो आपके ऊपर जाति के आधार पर भेदभाव करते हैं। ये आप लोगों का कसूर है कि आप ये सभी चीजें बर्दाश्त कर रहे हो। भाई बाबा साहब क्या कर सकते हैं? बाबा साहब हर घर में खड़ा होकर आपको प्रोटेक्ट लठ लेके प्रोटेक्ट तो नहीं कर सकते ना। बाबा साहब जो सबसे बेस्ट, सबसे ज्यादा आप लोगों के लिए कर सकते थे, कॉन्स्टिट्यूशन में आप लोगों के लिए कानून डाल सकते थे, स्पेसिफिक कानून बना सकते थे, वो सारी की सारी चीजें हो चुकी हैं। अब आप इन चीजों का अवेल नहीं कर रहे हो तो कसूर किसका है? अब बाबा साहब एक बात और कह के गए थे, बाबा साहब एक बात और कह के गए थे कि भाई जो जुल्म करता है वो इतना गुनहगार नहीं है, जो जुल्म सहता है ना वो इतना गुनहगार है। आज भी हमारे समाज के लोगों को गांव में जाति सूचक गालियां बकते बोला जाता है। आप लोग बेशक इस बात से मना कर दो, लेकिन मेरे को पता है आपके फतेहाबाद के कम से कम 2 दर्जन केसेस मेरे पास इस तरह की हैं। आज भी जाति के आधार पर आप लोगों को वोट एक पर्टिकुलर पार्टी, पर्टिकुलर कम्युनिटी के फेवर में डालने के लिए धमकाया जाता है, लालच दिया जाता है, शराब दी जाती है, पैसे दिए जाते हैं। आज भी इस तरह का सोशल स्ट्रक्चर है कि आपके घर गांव की प्राइम लोकेशन की बजाय जहां पर गंदगी होती है वहां पर आपके घर बनाए जाते हैं। हो सकता है आपके गांव में ठीक सिचुएशन हो, लेकिन अधिकतर जगह ऐसे है जोड़ के पास पाएंगे या गांव की बाहर वही पाएंगे, यहाँ पे जहाँ पे गांव का कूड़ा करना इकट्ठा होता है वहां पे आपके वो बनाए गए। तो 74 साल बाद भी कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के आप लोगों के साथ इतनी एट्रोसिटी हो रही है। छोटी छोटी बच्चियां, मतलब बड़े डराने वाले फैक्ट मेरे पास आते हैं, केसेस आते हैं कि समाज की 6ठी 7वीं क्लास वाली जाने वाली यहीं बैठ सबूत मिटाने के लिए चुप करके बैठ जाओ सारे। स्कूल जाने वाली, कॉलेज जाने वाली, 10वीं 11वीं 12वीं की लड़कियां हैं और कॉलेज जाने वाली लड़कियां हैं, उनको ये इस तरह का एज ग्रुप है, यानी 16 साल से लेके और 20 साल आराम से बैठ जाओ लड़कियों का, कि इसमें जो शुरू से हम लोगों को टीवी में दिखाया गया है, सिनेमा में दिखाया गया है, पिछले 10 सालों से मोबाइल में दिखाया जा रहा है, मैगजीन्स में पढ़ाया जा रहा है। मतलब आप टीचर से स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, मतलब आपको आपके दिमाग में वो चीज फोकस नहीं करती है कि मेरे को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, वकील बनना है, क्या बनना है। लेकिन एक चीज बड़ा जल्दी आप लोगों को कैच करती है कि मेरे को लव अफेयर में पढ़ना है, प्यार करना है, मोहब्बत करना है। मेरे को भी शाहरुख खान जैसे हीरोइन के साथ पार्क में पेड़ों में घूम के गाना गाता है, मेरे को भी ये चीज रिपीट करनी है। याद रखो,
मैं केवल अपने समाज की लड़कियों के लिए कह रहा हूं, ऑलवेज रिमेंबर दिस कि यू आर फ्रॉम SC/ST कम्युनिटी। आप लोग कितने भी ब्रांडेड कपड़े पहन लो, कितने भी सेक्टरों में कोठियों में रह लो, आपके मदर फादर कितने भी अच्छे ऑफिसर बन जाएं, लेकिन जो 100 कार्ड बड़ी कास्ट के लोग हैं उनके लिए आप नीची छोटी जात हो, और उस कास्ट की लड़कियां उनके लिए बड़ा सॉफ्ट टारगेट हैं। ये बड़े तेज तरार लोग हैं, अपनी लड़कियों को पैदा नहीं होने देते, पेट में ही मार देते हैं। हेलो, पानी और मंगाओ बच्चों और बच्चों इनको इनके गांव में 300-300 लड़कियां कुंवारी हैं, 50-50 साल से लड़कियां नहीं है, बिहार से, नॉर्थ ईस्ट से, साउथ से लड़कियां खरीद के लानी पड़ रही है इनको, और हमारी लड़कियां इनके लिए बड़ा सॉफ्ट टारगेट है। मेरे पास 16 साल से लेकर 20 साल तक की लड़कियों के दर्जनों केस हैं, जिनको डोमिनेंट कास्ट के लड़कों ने लव अफेयर के ट्रैप में फंसाया। ट्रैप से बोलूंगा, ट्रैप व्हाट इज ट्रैप? जाल। आराम से ट्रैप में फंसाया गया, चुप कर बैठ जाओ। उनका सेक्सुअल एक्सप्लॉइट किया गया, उनको उनकी जिंदगी खराब कर दी गई शादी के नाम पे, और यूज करके छोड़ दिया गया। अब फिर लड़कियां मेरे पास आती हैं, सर मेरे साथ ऐसा हुआ, SC/ST एक्ट और रेप की धाराओं में केस कीजिए। केस कर दिया, पुलिस ने केस कैंसिल कर दिया। क्यों कैंसिल कर दिया? जी SC/ST एक्ट इज नॉट मेड आउट। वाई? जब लड़के ने SC लड़की से शादी कर ली, फिर SC/ST एक्ट कैसे मेड आउट होगा? अब आप उसको कैसे समझाओगे कि क्या उसके पीछे उसकी मंशा? बहुत सारी लड़कियों के केस खत्म हो गए, कोर्ट में चलाने पड़े, कोर्ट का प्रोसेस लेती है, बहुत सारी लड़कियां सुसाइड कर गई। हमें किसी के लिए आसान चारा नहीं बनना है, और जो लड़कियां मेरी बात सुन रही हैं, अगर उनको ये बात समझ में आ रही है तो कम से कम अपनी जो साथी लड़कियां हैं, उनकी आपकी सहेलियां हैं अपने समाज की, उनकी काउंसलिंग करने का काम करो। जिस भी सभा में जब मैं जाता हूँ वहाँ पे मैं उनको ये बात समझाने का काम करता हूँ। मुझे बड़ा दुख होता है जब मेरे पास इस तरह के केस आते हैं, वो लड़की रोती है, ना उसकी जज सुनता है, ना पुलिस सुनता है, ना उसके माँ बाप सुनते, क्योंकि वो माँ बाप सब ऊपर होके वो इस तरह की हरकत करती है, तो माँ बाप भी कहते हैं कि हमारे लिए तू मर गई, जिसके लिए वो घर से गई थी उनके लिए तो पहले ही बच्चे की चारा थी, अब उसके पास कोई चारा नहीं होता सिवाय मरने के। तो इस तरह की चीजों से बच के रहना। अच्छे वेल ड्रेस, ये लोग अच्छे वेल ड्रेस होके आएंगे, हीरो की तरह दिखेंगे, मोटरसाइकिल पे आएंगे, गाड़ियों में आएंगे, आराम से आप लोगों से बहुत लच्छेदार बात करेंगे, बड़े बड़े सपने दिखाएंगे। शांति से बैठ जाओ आराम से। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, इस देश में जाति से बड़ा कोई आतंकवाद नहीं है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, इसका भी एक उदाहरण देता हूँ आपको। मैं एडवोकेट हूँ, सोशल एक्टिविस्ट हूँ, और मैंने इतना काम किया है कि जो जातिवादी गुंडे, जातिवादी पुलिस, जातिवादी सरकार, इन लोगों को मेरे नाम से पसीने छूटते हैं। मैं कोई अपनी तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन अब रिसेंटली मेरे साथ एक घटना हुई, वो आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मुझे हिसार शिफ्ट करना था, हांसी से हिसार शिफ्ट करना है, क्योंकि मेरी बेटी 11वीं क्लास में हुई है, उसको मैंने आकाश में एडमिशन दिलाया है मेडिकल की कोचिंग के लिए। बेटों को भी 8वीं में एडमिशन दिलाना था किसी स्कूल में। हांसी से अप डाउन नहीं हो सकती हिसार के लिए, तो हिसार शिफ्ट करना था। तो भाई हिसार में मकान चाहिए था, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले अपने समाज के लोगों से बात करूंगा कि मेरे को भाई तुम्हारा कोई सेक्टर में मकान हो तो उसको ऊपर पोर्शन बना रखा है, तो मुझे किराए पे दे दो। अपने समाज के लोग आपके मुंह में बहुत अच्छी अच्छी बात करेंगे, हाँ जी बहुत अच्छा कर रहे हो, ये रहो, करते रहो, बहुत बढ़िया है, ये है। लेकिन जब उनको लगा कि इसको मकान देना पड़ेगा, भाई ये तो वकील है, इसकी वाइफ भी वकील है, इसका भाई भी वकील है, इसके फादर भी वकील है, इसकी बहन भी वकील है, अरे यार घर पर कब्जा ना कर, ये लोग हमारे लोगों की सोच थी।
15-20 लोगों को नॉक किया मैंने, किसी ने नहीं दिया मेरे को मकान। फिर मैंने कोशिश की कि भाई मैं अब अदर कम्युनिटीज के पास जाऊं, सेक्टर में दूसरे लोगों के पास गया। एक जाट कम्युनिटी का मकान मैंने देखा, उसमें टॉयलेट लिखा हुआ था, और मैं वहां पे गया तो वहां पे एक बुजुर्ग लेडी थी, और उसकी आवाज में बड़ा डोमिनेंस था। बोला हाँ बेटा ताई मकान देखना है। बोला आजा। मकान दिखाया, बड़ा अच्छा मकान बनाया हुआ था उसने। मकान बात करते करते मकान की बहुत तारीफ की, किराया बताया। बेटा मेरा बेटा भी वकील है लेकिन प्रैक्टिस नहीं करता, प्रॉपर्टी का काम करता है, और बहुत बढ़िया मकान है, ले लो। इतने 15,000 रुपए लूंगी महीने के। ठीक है ताई दे दूंगा। फिर मैंने उससे कहा, मैंने सोचा यार इसको एक बार कास्ट तो बता दूं, आजकल लोगों की मेंटलिटी डेवलप होगी, हो सकता है। बताइए एक बात और बतानी थी। बोला बता। बताइए मैं चमार हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। बोला बेटा फिर तो बोले छोरे का पूछना पड़ा। उसने छोरे से आज तक नहीं पूछा, मतलब उसने ये बात कह के काटा ही मार दिया। फिर एक पंजाबी भाई के पास गया, पंजाबी भाई ने तो लगते भिड़ते ही ये पूछा कि तुम्हारी बिरादरी केड़ी है? मैं जी ऐसी यहाँ चमार हाँ। बोला जी माफी चाहेंगे, कुछ परिस्थितियां ऐसी नहीं रह सकती। फिर एक बड़ी के पास गया, उसकी मैडम ने मकान दिखाया, पढ़ी लिखी थी, प्रोफेसर रिटायर्ड थी, उसने बड़ा अच्छी तरह मकान दिखाया। लेकिन उसकी जिज्ञासा थी कि भाई मैं आई एम फ्रॉम विच कम्युनिटी। बोली आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम रजत कलसन है। बोला अच्छा आपका कंसल साहब हो, आप तो हमारे ही हो। मैं ना जी अपना कोई, मैं तो पराया हूँ। कैसे? मैं कंसल कोई, मैं कलसन हूँ। कंसल बड़ी होते हैं, कलसन चमार होते हैं। तो उस लेडी के चेहरे पर बड़ी अच्छी स्माइल थी। बैठ जाओ। एकदम उसका मूड ऑफ हो गया। से पूछूं, अच्छे बच्चे हो सारे, आराम से बैठ जाओ। मैं 1 महीने से अपने साथियों के साथ मकान सर्च कर रहा हूँ, लेकिन है ना मेरे को मकान नहीं मिला। और मैं अपने आप को ना दबंग कहता हूँ, सोशल एक्टिविस्ट कहता हूँ, वकील कहता हूँ। ये हालात मेरे जैसे लोगों के हैं तो आम लोगों के क्या होंगे आप अंदाजा लगा सकते हैं। हम रिजर्वेशन की बातें करते हैं, लेकिन रिजर्वेशन से आप लोगों को मतलब क्या हम लोगों को मिला रिजर्वेशन से? अभी सरकार का एक बजट जारी हुआ तो उसमें भाई 28,000 लड़के लड़कियां क्लास 4 में लगा दिए, फिर कलर का लगा दिए। मतलब बाबा साहब ने जो कॉन्स्टिट्यूशन हम लोगों के लिए बनाया था वो इसलिए थोड़ी बनाया था कि हम भाई चपरासी, सफाई कर्मचारी, कलर बाबू ये बने। तो एजुकेशन आप लोगों को, रिजर्वेशन का फायदा तो जब उठा पाओगे ना जब आप एजुकेटेड होगे। कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए बनाया गया था कि आप बड़े सपने देखो। बड़े सपनों का मतलब ये नहीं है कि गांव में 100 गज का प्लाट ले लिया या फतेहाबाद से बाहर जाके किसी छोटी सी बस्ती में 200 गज का प्लाट ले लिया। आप शहरों के सेक्टरों में जाके देखो, इन 100 कार्ड बड़ी जाति हम लोगों के मकान देखो, इनके मकान नहीं महल है। बंबई में आप जाओगे, समुद्र किनारे के जो मकान है ना उनकी कीमत 10-12 करोड़ रुपए तक की है। और हिसार और फतेहाबाद जो है इनका क्या, इतनी दुकानें बंबई के सामने। हिसार में भी जो कोठियां है ना 10-10 करोड़ रुपए की कोठियां हैं, सेक्टरों में जाके देखो। और वो कोठियां कैसे आई हैं? एजुकेशन सिस्टम का फायदा उठा के उन लोगों ने 4th क्लास 3rd क्लास की नौकरियों के बारे में नहीं सोचा। उन लोगों ने सोचा कि हमने अपने बच्चों को IAS बनाना है, IPS बनाना है, सेक्रेटरी बनाना है, कैबिनेट सेक्रेटरी बनाना है, DGP बनाना है। और वो लोग आज इन चीजों पे काबिज है। हम लोग छोटे सपने देखते हैं।
मीन्स हमारे पास बहुत ज्यादा है, लेकिन थोड़े में ही संतुष्ट है। ओए चुप करे बैठ जाओ। तो बच्चों को बड़े सपने दिखाओ, बड़ी सोच होगी। आज हमारे जो समाज के आईएएस आईपीएस हैं, वो लोग कौन बन रहे हैं? जिनके माँ बाप पहले एससीएस एचपीएस आईएएस रह चुके हैं, उनको पता है कि इस पद की वैल्यू क्या है। वो अपने बच्चों को मोटिवेट करते हैं, बेटे नहीं तेरे को आईएएस आईपीएस बनना, जज बनना। तो हम रिजर्वेशन में यहीं तक खुश हैं। क्लास 3 क्लास 4 में हमारी प्रमोशन में रिजर्वेशन हो जाए, क्लास 1-2 वाले कहते हैं हमारी और प्रमोशन हो जाए। इतनी लड़ाई है, लेकिन कभी सोचा है कि हम लोगों को एक्चुअली रिजर्वेशन चाहिए कहां पर? हम लोगों को रिजर्वेशन चाहिए सुप्रीम कोर्ट में, हम लोगों को रिजर्वेशन चाहिए हाई कोर्ट्स में। मैं तो चौक में अम्बेडकर क्यों चाहिए? क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इस तरह की बॉडी है जो एक तरह की पैरेलल गवर्नमेंट चलाने का काम करते हैं। देश की सर्वोच्च संस्था पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट कानून बनाती है, सुप्रीम। अब ये चीज कैसे खत्म होगी? सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला सरकार तक गिरा सकता है। अगर आप लोगों ने पढ़ा हो, इंदिरा गांधी के टाइम में राजनारायण वाला केस पढ़ा हो, तो उसमें इंदिरा गांधी की सरकार गिर गई थी। सरकारें गिरा भी सकते हैं, सरकारें बचा भी सकते हैं। अभी आपने अयोध्या का केस सुना होगा, राम मंदिर वाला। राम मंदिर के केस के अगर फैक्ट्स पढ़ेंगे तो फैक्ट्स मुस्लिम समाज के पक्ष में थे। राफेल वाले केस के फैक्ट पढ़ेंगे आप कि राफेल में इस सरकार ने कितना घोटाला किया, कितने के हवाई जहाज आए, लड़ाकू हवाई जहाज, और सरकार के खजाने से कितनी पेमेंट की गई, उसमें बिचौलियों को कितनी पेमेंट की गई। कुछ सोशल एक्टिविस्ट द्वारा याचिकाएं डाली गई थी, लेकिन जो तत्कालीन सुप्रीम कोर्ट के जज थे, एक तो प्रो आरएसएस थे, जस्टिस दीपक गुप्ता, एक जज साहब गोगोई साहब थे। उन जज साहब को उन्हीं की किसी महिला कर्मचारी ने मोलेस्टेशन छेड़खानी का आरोप लगा के एप्लीकेशन दे दी। उस एप्लीकेशन में प्रेशर में लाके जज साहब को सरकार ने उनको कहा जी ये फैसला हमारे पक्ष में कर दो, हमें आपको राज्यसभा का मेंबर बना देंगे, वैसे भी हम रिटायर होने वाले हैं। तो अगर ये फैसले ईमानदारी से किए जाते हैं तो तत्कालीन मोदी सरकार गिर जाती। अभी जो जस्टिस है, जस्टिस चंद्रचूड़, इसके फादर भी जज थे। इस जज साहब ने, चीफ जस्टिस साहब ने अभी इलेक्टोरल बॉन्ड वाला जो एक फैसला किया है, वो आपने सुना होगा। किस तरह से ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का और केंद्रीय एजेंसियों का भय दिखाकर, डर दिखाकर, गन पॉइंट पे पूंजीपतियों से, पॉलिटिशियन से हजारों करोड़ रुपए की वसूली की गई। और ये हजारों करोड़ रुपए की जो वसूली है, इसका सरकार क्या करेगी? भाई इसका राम मंदिर बनाएगी, बड़ी बड़ी 3-3 हजार करोड़ रुपए की मूर्तियां बनाएगी, और भाई जब इलेक्शन आएगा हमारे समाज के वोट खरीदने के लिए पैसा इस्तेमाल होगा। तो ये सारी की सारी चीजें देखनी पड़ेगी। मैं ये बात कर रहा था कि रिजर्वेशन कहाँ होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की मैंने बात बताई, इतनी पावरफुल पोस्ट है कि इनके जजों को हटाने की पावर किसी में भी नहीं है, राष्ट्रपति के पास में नहीं है। इनको हटाने के लिए आपको पार्लियामेंट में इम्पीचमेंट लाना पड़ेगा, महाभियोग लाना पड़ेगा। वो आज तक किसी के अगेंस्ट पास नहीं हुआ। तो जिसको हटने का डर नहीं होगा कि मेरे को तो कोई हटाने वाला ही नहीं है, वो तो फिर अपनी मनमानी करेगा। राजा बन गए तो तानाशाह बन गए, डिक्टेटर बन गए ये लोग। तो
और ये डिक्टेटर जब सरकार के कहने में चलने लगे और वो सरकार किसी विशेष एजेंडे के तहत चल रही हो, तो जब जुडिशरी भी प्रभावित हो गई, सीबीआई, ईडी और ये छोटी मोटी संस्थाएं जब इलेक्शन कमीशन जैसी ये तो पहले ही आइडिया कर रखी थी, तो देश का क्या होगा सोच लो आप लोग। अभी मोदी जी ने एक बात कही थी पार्लियामेंट के एक सेशन में, लास्ट सेशन में, कि हमने 370 अयोध्या और पता नहीं क्या क्या फैसले लिए, नागरिकता कानून लेके आए हैं, और तीसरी बार हमारी सरकार आई तो बड़े फैसले लेंगे, बड़े फैसले लेंगे, बड़े फैसले लेंगे। और बड़े फैसले क्या हैं? बड़े फैसले है कि इस बार रिजर्वेशन पे काटा लग जाएगा आपका। ये कहेंगे सबके लिए समान अवसर होने चाहिए। दूसरा बड़ा फैसला क्या होगा? दूसरा बड़ा फैसला होगा, ये बात करते हैं ना कि एक देश एक चुनाव। इनको चाहिए कि इस देश में जितने भी राज्यों में नॉन बीजेपी की सरकार है वो सारी हट जाए, सभी सरकारें बीजेपी की आ जाए, और सभी सरकारें बीजेपी की आ गए तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना, कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना बड़ा आसान हो जाएगा। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के जो मूल जो थीम है उसको चेंज करने के लिए स्टेट की भी कंसेंट चाहिए होती है। छोटे मोटे अमेंडमेंट तो राज्यसभा और लोकसभा कर देती हैं, लेकिन जो बड़े बदलाव है, जो लगातार इनके नेता बात करते हैं कि अभी संविधान बदलेंगे, जो ये संविधान को जंतर मंतर पे चलाने का काम करते हैं, ये ऐसे ही बकवासबाजी नहीं करेंगे। इनकी मंशा है, इसलिए एक देश एक चुनाव की बात करते हैं। जिस दिन इनकी सभी राज्यों में सत्ता आ गई, ये संविधान को बदलने का काम भी कर सकते हैं। और जिस दिन संविधान बदलने का काम करेंगे, ये देश में केवल 2 पार्टियां रह जाएंगी। बाकी जितनी भी पार्टियां जो अलग अलग समुदायों का रिप्रेजेंटेशन करती है, जैसे बहुजन समाज पार्टी है, भीम आर्मी है और दूसरी पार्टियां हैं, सभी पार्टियों को ये खत्म करने का काम करेंगे। इसलिए जागना जरूरी है, जागना जरूरी है। आर्मी में हम लोगों को बिल्कुल रिजर्वेशन नहीं है। आज तक हमारा कोई जनरल नहीं बना, आज तक हमारा कोई एडमिरल नहीं बना, आज तक हमारा कोई जो नेवी का एयर चीफ मार्शल होता है, कभी सुना है कि हमारा चमार रेजिमेंट था वो बंद कर दी, और जो जेसीओ की भर्ती होती है एनडीए और सीडीएस के माध्यम से, उसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है। और मैंने बड़ा नजदीकी तौर पे देखा है कि मेरे समाज के लोग जो आर्मी में भर्ती हैं वो भी जातिवाद के शिकार है, लेकिन सिस्टम ऐसा कर दिया उनका केस इन कोर्ट को नहीं चल सकता। पैरामिलिट्री फोर्सेस में इतना ज्यादा जातिवाद है, आप सोच भी नहीं सकते। सुसाइड करनी पड़ रही है। और अगर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, हमारे समाज के जो आईएएस आईपीएस लोग हैं, जो जिलों के एसपी हैं, आईजी हैं, एडीजीपी रैंक के अधिकारी हैं, भाई गांव के जो लोग मेरे पास आके कहते हैं कि भाई हमारे साथ ये हो गया, ये हो गया, एट्रोसिटी होती है। मेरे पास आईपीएस भी आते हैं कि मेरे साथ ये एट्रोसिटी हो गई और पुलिस ने मेरी एफआईआर दर्ज नहीं की। भाई एक आईपीएस ये बात कहेगी मेरी पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर दी। अब कानून ऐसा है कि भाई एट्रोसिटी किसी के साथ हो जाए, चाहे वो आईपीएस अधिकारी हो चाहे आईएएस अधिकारी हो, एप्लीकेशन मुकदमा दर्ज कराने के लिए देनी एसएचओ को पड़ेगी, थानेदार को। एक आईपीएस को दरखास्त देनी पड़ेगी एसएचओ को, पर्चा दर्ज नहीं किया उसका, ऐसी कमीशन में घूम रहा है बेचारा। उसको मैंने लीगल नोटिस भेजे हैं, उसके एसएचओ को, आईजी को, उनको सबको, लेकिन पर्चा दर्ज नहीं करने इसमें आईपीएस का। एक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रैंक के अधिकारी हमारे, उनको कोई व्यक्ति जाति सूचक शब्द बोल गया, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इस गवर्नमेंट सरकार है, खुद एक डिपार्टमेंट का सबसे बड़ा अधिकारी होता है एडिशनल चीफ सेक्रेटरी। एक एडिशनल चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का,
बोला जी मेरा सुपरिटेंडेंट मेरे को जाती सबसे गाली बक गया, ये रिकॉर्डिंग है मेरे पास। तो मतलब मेरे पास आ रहे हैं भाई, एक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अगर एक पर्चा भी दर्ज कराना है ना, एफआईआर दर्ज करानी है खुद की, तो वो थानेदार को फोन नहीं करेगा, वो उस डिस्ट्रिक्ट के आईजी को फोन करेगा, भाई ये मेरी कंप्लेंट है, इसमें पर्चा दर्ज कराओ, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। तो आप लगा सकते हो अंदाजा कि किस लेवल की डिस्क्रिमिनेशन और एट्रोसिटी चल रही है देश में। जब आईएएस आईपीएस रैंक के अधिकारी सुरक्षित नहीं है तो आप लोग कहां पे सुरक्षित? अभी मैंने कहा था कि जुल्म करने वाले से सहने वाला ज्यादा गुनहगार है। इसका एक उदाहरण देता हूं। इसका कहने का मतलब ये है कि बाबा साहब ये कहते हैं छोटी से छोटी चीजों को भी, जो कास्टिस्ट रिमार्क्स हैं, एट्रोसिटी है, डिस्क्रिमिनेशन, उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त मत करो, कंप्लेंट करो। खासतौर पे लड़कियों के लिए, लड़कियां घर से स्कूल के लिए जा रही हैं, रास्ते में आपके साथ छेड़खानी होती है, अगर आप उसको इग्नोर करोगे तो उनकी हिम्मत बढ़ेगी। ये चीजें बाद में वायलेंस में, सेक्सुअल वायलेंस में कन्वर्ट होती हैं, इसलिए इनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। छोटी से छोटी बातों को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, तुरंत कंप्लेंट करना चाहिए। लॉ आपको परमिट करता है तो क्यों नहीं करते? अब मैं कुछ आपको उदाहरण दूंगा। इंस्टाग्राम पे युवराज सिंह क्रिकेटर और रोहित शर्मा, युजवेंद्र चहल, ये आपस में बातचीत कर रहे थे। इन्होंने हमारे समाज के लिए बड़ी अपमानजनक टिप्पणी की। इसी तरह तारक मेहता का उल्टा चश्मा की हीरोइन है बबीता जी, मुनमुन दत्ता नाम उनका ओरिजिनल। उन्होंने एक वीडियो जारी की और उस वीडियो में लिखा कि मैं यूट्यूब पे मुझे एक वीडियो अपलोड करना है, मुझे अच्छा दिखना है और भंगियों की तरह नहीं दिखना है। मतलब भंगियों की तरह नहीं दिखना का क्या मतलब है? भंगी इंसान नहीं होते या भंगी शक्ल से बहुत खराब होते हैं? एक युविका चौधरी थी, आप लोग उस युविका चौधरी ने इस तरह का वीडियो अपलोड किया, उसमें वो अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रही थी ऐसी समाज के लिए। हाँ, बाबा रामदेव, इसने भी राहुल गांधी के खिलाफ एक स्टेटमेंट दी थी 2014 में, और ये कहा था कि राहुल गांधी तो दलितों के घरों में हनीमून मनाने जाता है। क्या मतलब हो गया दलितों के हनीमून? हनीमून का मतलब हमने समझते क्या होता है हनीमून का मतलब? तू अपने घर में डाले नरेंद्र मोदी को हनीमून मनाने के लिए। तो इन चीजों को हमने नोटिस किया, इन चीजों पे हमने कंप्लेंट की, पुलिस ने एफआईआर तक दर्ज नहीं की। मतलब इनके खिलाफ कंप्लेंट की, पुलिस वाले इतने बड़े सेलिब्रिटी है जी, हम कैसे करें कंप्लेंट? वो एफआईआर करनी पड़ेगी, कानून कहता है। 8 महीने तक एफआईआर दर्ज नहीं की। अब SC/ST एक्ट कहता है कि भाई आपकी कंप्लेंट पे एफआईआर दर्ज नहीं करते तो पुलिस अधिकारी जिम्मेदार। हमने SP, DSP, SHO तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। अगले दिन इन सबके खिलाफ मुकदमा दर्ज। ये जो सेलिब्रिटी, सो-कॉल्ड सेलिब्रिटी, कानून की ताकत समझो। ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए कि हमारे खिलाफ गलत केस दर्ज कराया, सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन खारिज की मुनमुन दत्ता की। युवराज सिंह हाई कोर्ट गया, मेरे खिलाफ गलत एफआईआर दर्ज की है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने युवराज सिंह की पिटीशन खारिज की और हाई कोर्ट ने कहा कि तुम्हारे खिलाफ प्राइमा फेसाई केस इज मेड आउट, प्राइमा फेसाई केस इज मेड आउट अगेंस्ट यू। इसका मतलब है कि पहली नजर में तुम्हारे खिलाफ SC/ST एक्ट का केस बनता है। इन सभी को फांसी थाने में आना पड़ा, गिरफ्तार होना पड़ा, जमानत देनी पड़ी, अपने लैपटॉप, मोबाइल पुलिस को पोजीशन में देने पड़े, और अब इनके खिलाफ चालान पेश होगा। हर तारीख को हिसार कोर्ट में आएंगे। बड़े बड़े लोग, 100 बड़े बड़े लोग
छोटी छोटी गलतियों के लिए हम उनको कानून का रास्ता दिखा सकते हैं, तो आप लोगों के साथ तो बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं, उन चीजों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं। और हम लोग जो पिछले 15 साल से काम कर रहे हैं, इसके लिए हमने मिर्चपुर कांड लड़ा। मिर्चपुर कांड में दलित बस्ती में आग लगा दी थी मिर्चपुर में, और उस केस में हरियाणा की हिस्ट्री में हमने पहली बार सजा कराई 33 लोगों को। तो आग लगा दी थी, और आग लगा के एक फादर और उसकी हैंडीकैप्ड बेटी को जिंदा जला दिया था। और पूरे हरियाणा का ये सो कॉल्ड डोमिनेंट कास्ट वाले संपन्न जमींदार सारे हरियाणा के रोड और रेलवे ट्रैक बंद कर दिए थे इन्होंने, कि हमारे जो बंदे 103 बंदे जेल में उनको बाहर निकालो। हम लोगों ने उनकी पैरवी की। हिसार कोर्ट में मेरे ऊपर इन लोगों ने अटैक किए। जज साहब बोले, रजत भाई यहाँ पे तो ये केस को नहीं होने देंगे, आप इस केस को ट्रांसफर करा लो। हम सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने जो यहाँ की कोर्ट थी, हिसार कोर्ट से उससे रिपोर्ट मांगी, क्या माहौल है। तो हिसार कोर्ट ने रिपोर्ट भेजी, यहाँ तो बहुत खराब माहौल है, वकील तक पे अटैक हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उस केस को ट्रांसफर करके दिल्ली भेजा। दिल्ली में हमने 33 लोगों की सजा कराई। SC/ST एक्ट में 12 लोगों को तो उम्र कैद की सजा हुई। तो जब हम इस तरह की लड़ाई लड़ते हैं तो पुलिस हमारी दुश्मन हो जाती है, जातिवादी गुंडे हमारे दुश्मन हो जाते हैं। बस हो गया, जातिवादी गुंडे हमारे दुश्मन हो जाते हैं, और कुछ हमारे समाज के वो लोग दुश्मन हो जाते हैं जो इन केसों में समझौता कराना चाहते हैं, लेकिन हम विक्टिम्स को मोटिवेट करके समझौता नहीं होने देते। अब आपके पड़ोस में गांव में ठुइया, उस गांव में दलित लड़के का रातों रात कत्ल कर दिया गया था। उस केस में जब वो लोग यहाँ पर आए डेड बॉडी के साथ सेक्रेटेरिएट में, तो वहां पर जिन लोगों ने मारा था वो ही लोग उनकी हितैषी बन के आ गए। हम लोगों ने विक्टिम्स को, जो पीड़ित परिवार था, उनको समझाया, पुलिस के ऊपर प्रेशर बनाया, 5-6 दिन 1 हफ्ता धरना दिया, पीसफुल धरना दिया, FIR दर्ज हुई, 5 लोग गिरफ्तार हुए। और अब क्या चल रहा है उस गांव में? अब उस गांव में विक्टिम्स के ऊपर प्रेशर बनाने का काम किया जाए, और हमारे समाज के लोग प्रेशर बनाने का काम करते हैं। तो इस तरह के हालात हैं। तो मैंने बहुत ज्यादा टाइम ले लिया आप लोगों का। मेरे को आगे भी और प्रोग्राम में जाना है, आगे भी प्रोग्राम है। तो मैं एक बार फिर से सभी आप लोगों को